सामान्य अध्ययन 1 यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 हेतु विशेष हल प्रश्न। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा या से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है या हैं? 1. संस्कृत नाटक रत्नावली। 2. फायान का यात्रा वृतांत। 3. बंसखेड़ा का शिलालेख। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर इस प्रकार से है। सी. हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के शासनकाल के संबंध में जानकारी के प्रमुख स्रोत हर्ष चरित्र, चीनी यात्री वेनसांग का यात्रा वृतांत, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख जैसे सोनीपत और बंसखेड़ा है। उल्लेखनीय है कि हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित जीवनी है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका स्वयं हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचनाएं हैं। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। प्रश्न 2। उत्तर भारत के एक शासक का प्रशासन जहां ये प्रकृति में अधिक विकेंद्रीकृत और सामंती था, यहाँ किसी अपराध के लिए क्रूर दंड का प्रावधान था। साथ ही राज्य को प्रदान की गई विशेष सेवाओं के लिए पुजारियों को भी भूमि अनुदान में दी जाती थी। ये कथन किस शासक के प्रशासन के संबंध में है? ए. अशोक। बी. कुषाण। सी. हर्षवर्धन। डी. अकबर। उत्तर इस प्रकार से है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री वेनसांग के वर्णन से स्पष्ट होता है कि हर्ष का प्रशासन प्रकृति में विकेंद्रीकृत और सामंती था। यहाँ अपराध पर क्रूर दंड का प्रावधान था। डकैती को राजद्रोह के समान अपराध माना जाता था और इस अपराध की सजा के तौर पर डाकू का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। यहाँ राज्य को प्रदान की गई विशेष सेवाओं के लिए पुजारियों को भूमि अनुदान दी जाती थी। इसके अलावा हर्ष को अधिकारियों को चार्टर द्वारा भूमि अनुदान दिए जाने का भी श्रेय दिया जाता है। प्रश्न 3। प्राचीन भारत में नीलोपिटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता था? ए. दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की एक शैली। बी. राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति पत्र। सी. सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव। डी. वित्तीय लेन देन की एक विधि। उत्तर है प्राचीन भारत में नीलोपिटू सार्वजनिक अभिलेखों के रखरखाव के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? 1. पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच फैला हुआ था। 2. चालुक्यों का राज्य कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास फैला हुआ था। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. ना तो 1 ना ही 2। उत्तर इस प्रकार से है। डी. पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। उल्लेखनीय है कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। इसके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? 1. महादंडनायक मुख्य न्याय अधिकारी। 2. संधि विग्रहिक युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। 3. सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता। कूट। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी. सही सुमेलन है। महादंडनायक मुख्य न्याय अधिकारी, कुमारात्य राज्य का महत्वपूर्ण मंत्री, संधि विग्रहिक युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री,
नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों का साधन। प्रश्न 6। ऐसे लोग जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे, इस सहायता के बदले इन्हें कोई वेतन न मिलकर राजा द्वारा भूमिदान दिया जाता था। इसी भूमिदान से ये कर वसूलते थे और अपनी सेना तथा घोड़ों का रखरखाव करते थे। ये कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? ए. सामंत। बी. राजा द्वारा संरक्षित पुजारी। सी. सार्थवाह। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए यानी सामंत। प्रश्न 7। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। 1. ब्रह्मदेय मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। 2. शाला भोग ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। 3. पल्लचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। उपर्युक्त में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ए. केवल 2 और 3। बी. केवल 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का सही सुमेलन है। वेल नवगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान तिरुनमपट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। प्रश्न 8। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में है राजवंश। इसके अंतर्गत ए. गुर्जर प्रतिहार। बी. राष्ट्रकूट। सी. पाल। डी. चोल। सूची 2 राज्य क्षेत्र। इसमें है 1. पश्चिमी दक्कन। 2. बंगाल। 3. गुजरात और राजस्थान। 4. तमिलनाडु। कूट इस प्रकार से है। ए में है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बी में है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। सी में है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। डी में है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। उत्तर इस प्रकार से है डी सही सुमेलन है। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र। राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन। पाल बंगाल का क्षेत्र। चोल दक्षिण भारत तमिलनाडु का क्षेत्र। प्रश्न 9। मध्यकालीन दौर में बनाई गई कुतुब मीनार के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? 1. कुतुब मीनार का निर्माण मामलुक शैली की वास्तुकला पर आधारित है। 2. कुतुब मीनार के निर्माण में लाल पत्थर और संगमरमर का निर्माण किया गया है। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। उत्तर इस प्रकार से है डी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ई द्वारा 1193 ईस्वी में शुरू किया गया था तथा इसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी को जाता था। ये मीनार 5 मंजिला ऊंची लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। ये मीनार वास्तुकला की मामलुक शैली से निर्मित है। उल्लेखनीय है कि कुतुब मीनार और इसके स्मारकों को 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्रश्न 10। गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। 2. ये गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। 3. इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है। 4. ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? ए केवल 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4।
उत्तर है ए। गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ये गुम्बद बीजापुर के आदिल शाही राजवंश 1489 से 1686 ईस्वी के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह 1626 से 56 ईस्वी का मकबरा है। उल्लेखनीय है कि इसे स्वयं सुल्तान ने अपने जीवन काल में बनवाना शुरू किया था। आदिल शाही राजवंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। प्रश्न 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? 1 अर्धगोलाकार गुंबद, 2 अरबस्क, लाइनों, पत्तियों और फूलों वाली डिजाइन, 3 कार्निस, नीचे सजावट के लिए दीवार पर उभारी गई पट्टी। कूट इस प्रकार से है: ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर इस प्रकार से है डी सही सुमेलन है। अंड अर्धगोलाकार गुंबद ये आमतौर पर बौद्ध स्तूप संरचना में प्रयोग किया जाता था। अरबस्क लाइनों, पत्तियों और फूलों वाली सजावटी डिजाइन जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता है। अर्धमंडप गर्भगृह के सामने स्थित अर्धमंडप। आमलक धारीदार आंवले के फल जैसे आकार वाला शिखर जो प्रायः उत्तर भारतीय मंदिरों के शीर्ष पर बनाया गया है। कार्निस नीचे सजावट के लिए दीवार पर उभारी गई पट्टी। किबला लिवान मक्का की दिशा में स्थित मस्जिद की दीवार। कूट वर्गाकार योजना वाला मंदिर। गोपुरम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। पृष्ठ संख्या 156। प्रश्न 12 है। दीवार के आंतरिक निचले हिस्से के पृथक वो हिस्सा जो जमीन से लगा होता है, इसके कुछ उदाहरण जैसे होयसल मंदिर, जमाली कमली का मेहरौली स्थित मकबरा और आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का तुर्की सुल्तान का महल है। ये कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं: ए टेम्पेरा, बी डैडो पैनल, सी तिपतिया, डी जगमोहन। उत्तर इस प्रकार से है बी टेम्पेरा एक स्थायी और रंगीन पदार्थ जो पानी में घुलनशील होता है। तिपतिया 3 घुमाव वाला मेहराब। जगमोहन मुख्य मंदिर के सामने आयताकार या वर्गाकार मंडप। ये ओडिशा वास्तुकला की शैली है। प्रश्न 13 है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 वो अल बरूनी के नाम से प्रसिद्ध है। 2 उसने किताब उल हिंद की रचना की। 3 वो महमूद गजनी का समकालीन था। उपर्युक्त कथन किसके संदर्भ में सही है या हैं? ए अबू रिहान मोहम्मद, बी रस खान, सी फिरदौसी, डी अल फराबी। सही उत्तर है ए। अबू रिहान मोहम्मद को अल बरूनी के नाम से जाना जाता था। उल्लेखनीय है कि अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद भारतीय जीवन, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के साथ भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। प्रश्न 14 है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई। 2 उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। 3 उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की। 4 उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त माल्यद की रचना की। उपर्युक्त कथन किसके संदर्भ में सही है या हैं? ए राजा भोज, बी परांतक द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है सी कृष्णदेव राय। प्रश्न 15 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 कुतुब मीनार का निर्माण। 2 फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। 3 भारत में पुर्तगालियों का आगमन। 4 कृष्णदेव राय का शासनकाल। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 1 2 4 3, डी 2 3 4 1। उत्तर है ए। सही कालानुक्रम है। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में प्रारंभ। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 20 सितंबर 1388 ईस्वी। पुर्तगालियों का आगमन 20 मई 1498 ईस्वी। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1590 से 1529 ईस्वी। प्रश्न 16 है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई सहायक संधि के संबंध में विचार कीजिए। 1. इस संधि के तहत भारतीय देशी रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में एक अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। 2. इस सेना का खर्च स्वयं ब्रिटिश कंपनी द्वारा वहन किया जाता था। 3. सहायता संधि को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा वर्ष 1798 में लाया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इस प्रकार से है B. सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी में भारतीय देशी रियासतों के साथ की गई एक संधि थी। अंग्रेजों के साथ ये संधि स्वीकार करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जैसे अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था और उसका खर्च वहन करना होगा, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। प्रश्न 17 है। भारत में देशी रजवाड़ों के पतन, इंग्लैंड में भारतीय सामानों पर अत्यधिक कर और 1813 के चार्टर अधिनियम से मुक्त व्यापार की छूट ने निम्नलिखित में से भारत में किसे प्रोत्साहित किया? A. कृषि का अव्यवसायीकरण, B. घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, C. हस्तशिल्प का पतन, D. निर्यातों को बढ़ावा। उत्तर इस प्रकार से है C. प्रश्नगत दी गई घटनाओं ने भारत में हस्तशिल्प के पतन को बढ़ावा दिया। देशी रजवाड़ों के पतन का प्रमाण ये रहा कि अब भारत निर्मित हस्तशिल्पों के क्रेताओं में कमी आई, निर्मित सामानों की तुलना में अधिक महंगे हो गए। साथ ही 1813 ईस्वी में आए चार्टर अधिनियम में मुक्त व्यापार की छूट से अब भारतीय बाजार भी ब्रिटिश निर्मित सस्ते सामानों से भर गया। अतः भारतीय हस्तशिल्प बाजार इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ। प्रश्न 18 है। निम्नलिखित में से किसने भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण और उसकी आलोचना की? 1. R.C. दत्त, 2. G.V. जोशी, 3. दादा भाई नौरोजी, 4. G. सुब्रमण्यम अय्यर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कूट: A. केवल 1, 2 और 3, B. केवल 2 और 3, C. केवल 3 और 4, D. 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर इस प्रकार से है D. R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, G.V. जोशी, दादा भाई नौरोजी, G. सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण और अपने तर्कों के आधार पर उसकी आलोचना की। R.C. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की गई। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से कौन सा या से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? 1. स्ट्रेची आयोग, 2. लॉयल कमीशन, 3. मैकडोनाल्ड कमीशन। कूट इस प्रकार से हैं: A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर इस प्रकार से है D. प्रश्नगत दिए गए सभी आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझावों के लिए संबंधित हैं। स्ट्रेची आयोग, इसका गठन वर्ष 1878 में लॉर्ड रिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में किया था। इसे पहला अकाल आयोग भी कहा जाता है। लॉयल कमीशन, इसका गठन वर्ष 1897 में लॉर्ड एल्गिन ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में किया था। इसे दूसरा अकाल आयोग कहा जाता है। मैकडोनाल्ड कमीशन, इसका गठन वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया था। प्रश्न 20। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे A. मोतीलाल नेहरू,
बी लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्र पाल, डी स्वामी विवेकानंद। उत्तर इस प्रकार से है बी। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे। वो याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वो आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। वर्ष 1926 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा का उपनेता चुना गया था। उन्होंने 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की भी स्थापना की। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। प्रश्न 21। संविधान की उद्देशिका के संबंध में विचार कीजिए। 1. उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न भाग है, इसलिए ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। 2. विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता आदि सभी उद्देशिका में सन्निविष्ट हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक ना ही दो। उत्तर इस प्रकार से है डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न भाग है, हालांकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जबकि प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। प्रश्न 22। उद्देशिका में संशोधन के संबंध में कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? 1. उद्देशिका में संशोधन वर्ष 1978 में किया गया। 2. संशोधन द्वारा मूल उद्देशिका के पहले पैरा में अखंडता, जबकि छठे पैरा में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अंत स्थापित किए गए। कूट ए. केवल एक, बी. केवल 2, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक ना ही 2। उत्तर इस प्रकार से है उद्देशिका में संशोधन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। संशोधन के माध्यम से पहले पैरा में 2 शब्द समावादी और छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न 23। इस भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 व अधिक से अधिक 16 कर दी गई। अब परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। साथ ही सदस्य अब बजट पर भी विचार विमर्श कर सकते थे। ये प्रावधान संबंधित है ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर इस प्रकार से है बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892। प्रश्न 24। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ये रहे ए. मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों में पृथक निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधित्व दिया गया। बी. इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। सी. परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। डी. अब विदेशों से संबंधित मामले, देशी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हैं से संबंध में भी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया। उत्तर है डी. अब विदेशों से संबंधित मामले, देशी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हैं से संबंध में भी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न 29। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? 1. मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। 2. अस्पृश्यता का उन्मूलन। 3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, 2 और 4, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. केवल 1 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4।
उत्तर इस प्रकार से है। सी, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव क्रय विक्रय, बेगार एवं अन्य इसी प्रकार के बलात् श्रम कराने का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान अथवा किसी अन्य जोखिम वाले कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, जबकि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 29 में दिए गए हैं। प्रश्न 30, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये उपबंध किसमें किया गया है? ए, मूल कर्तव्य, बी, मूल अधिकार, सी, संविधान की उद्देशिका, डी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। उत्तर इस प्रकार से है। ए, भारतीय संविधान के भाग 6A के तहत अनुच्छेद 51 क के तहत वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 ग के तहत भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। उल्लेखनीय है कि मौलिक कर्तव्य मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्मिलित किया गया। 11वें मौलिक कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, को संविधान में 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 31, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, बी, मूल अधिकार, सी, उद्देशिका, डी, 7वीं अनुसूची। उत्तर ए, भारत के संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर आशीर्वादन के शब्दों में लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका कार्यक्षेत्र इस प्रकार से विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। प्रश्न 32, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित है या हैं? 1, सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। 2, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। 3, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति दया भाव। 4, ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कूट, ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। उत्तर है डी, यानी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का परिसंघ होगा। 2, अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है। 3, नए राज्यों का निर्माण सामान्य विधान द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। उत्तर है सी, अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है। ये क किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या ख 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण सामान्य विधान द्वारा किया जा सकता है। संविधान ने संसद को यह शक्ति दी है कि वे राज्यों की सहमति या अनुमति के बिना उनका राज्य क्षेत्र परिवर्तित कर दे। प्रश्न 34, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ए, उद्देशिका और मूल अधिकार, बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी, मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डी, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। उत्तर है बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व
प्रश्न 35। भारत में नागरिकता की समाप्ति किन प्रकारों के आधार पर नहीं की जा सकती है? ए. नागरिकता का त्यजन, बी. नागरिकता का पर्यवसान, सी. नागरिकता से वंचित किया जाना, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है डी. भारत में नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से की जा सकती है। 1. नागरिकता का व्यजन, 2. नागरिकता का पर्यवसन, 3. नागरिकता से वंचित किया जाना। प्रश्न 36। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः कहीं शैल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं तो उसे कहा जाता है ए. दरार, बी. संधि, सी. वलन, डी. भ्रंश। उत्तर है डी. भूपटल के भौगोलिक प्लेटें दबाव या तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती। जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है अथवा शिलाओं पर दोनों पार्श्व से पड़ा दबाव उनकी सहन शक्ति के बाहर होता है, तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती हैं अथवा टूट जाती हैं। एक ओर की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसे ही भ्रंश या फॉल्ट कहते हैं। प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है या है? 1. भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण। 2. रिफ्ट घाटी का निर्माण ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं या दरारें पड़ जाती हैं। 3. बी आकार की घाटी का निर्माण नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण निर्मित। कूट इस प्रकार से हैं: ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी. 1, 2 और 3। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न 38। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? ए. समुद्र का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। बी. उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। सी. समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए। डी. गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है। उत्तर है बी. उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर कम अक्षांशों में समुद्र में बनते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। 1. वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। 2. कोरियोलिस बल का होना। 3. ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। 4. कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर या चक्रवातीय परिसंचरण का होना। 5. समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। प्रश्न 39। ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? ए. हिमपात, बी. पवन दिशा, सी. पवन वेग, डी. आर्द्रता। सही उत्तर है सी. ब्यूफोर्ट स्केल पवन वेग, साइक्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, हिमपात स्नोगेज वायु वेग मापी पवन की दिशा। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? ए. आर्कटिक महासागर, बी. प्रशांत महासागर, सी. हिंद महासागर, डी. अटलांटिक महासागर। उत्तर इस प्रकार से है: महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। प्रश्न 41। इरमिंगर जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इरमिंगर जलधारा एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा है। 2. ये जलधारा आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों,
डी ना तो एक ना ही दो। उत्तर है इसका 1 और 2 दोनों यानी सी। प्रश्न 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रगतिशील जनसंख्या वो है जहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम होती हैं। 2. प्रतिगामी जनसंख्या में मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर इस प्रकार से है सी। प्रगतिशील जनसंख्या वो है जहां मृत्यु दर और जन्म दर अधिक होती है। प्रतिगामी जनसंख्या में मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर गिरती है। प्रश्न 43, प्रतिस्थापन दर के संबंध में सही है? ए प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रत्याशित जन्मों की संख्या। बी ये प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जन्म संख्या को व्यक्त करता है। सी ये प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर कुल जनसंख्या को व्यक्त करता है। डी ये प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर पुरुष जन्म संख्या को व्यक्त करता है। उत्तर है बी यानी ये प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जनसंख्या को व्यक्त करता है। प्रश्न 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ट्रक फार्मिंग से तात्पर्य उन स्थानों पर बिक्री के लिए की जाने वाली फलों और सब्जियों की व्यावसायिक खेती से है जहां ऐसी फसलें उगाना संभव नहीं है। 2. नीदरलैंड विश्व में ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में शीर्ष ट्रस्ट है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 45, निम्नलिखित स्थानिक बीमारियों और क्षेत्रों के युग्म पर विचार कीजिए। 1. फ्लोरोसिस गंगा के मैदान। 2. घेगा हिमालयी प्रदेश। 3. लाथाइरस छोटा नागपुर पठार। सही युग्म का चयन कीजिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ए। फ्लोरोसिस एक जन स्वास्थ्य समस्या है। ये लंबे समय तक पेयजल, खाद्य उत्पादों, औद्योगिक प्रदूषकों के माध्यम से फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन के कारण होता है। ये ऐसे क्षेत्रों में अधिक फैलता है जहां प्रदूषित जल और उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न 46, ये पवित्र बौद्ध धर्म स्थल सबसे पूर्व देशांतर पर स्थित है। यहाँ जैन धर्म के 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुव्रत का जन्म स्थान भी है। इसके अतिरिक्त राजा बिंबिसार द्वारा यहाँ कुछ को एक वन मठ की भी पेशकश की गई थी। यह स्थान है ए सारनाथ, बी बोध गया, सी श्रावस्ती, डी राजगृह। सही उत्तर है डी राजगृह। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी और उससे जुड़ी परियोजनाएं नदी के ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर सही क्रम में परियोजनाओं के स्थान के अनुसार सही सुमेलित हैं? ए सतलुज नदी, नाथपा झाकरी, हरिके बैराज, भांखड़ा बांध। बी दामोदर नदी, तेनू घाट, पंचेत, दुर्गापुर बैराज। सी नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। डी चंबल नदी, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। सही उत्तर है बी यानी दामोदर नदी, तेनू घाट, पंचेत, दुर्गापुर बैराज। प्रश्न 48, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? 1. कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए जिनमें से 4 वर्षण पर जबकि 1 तापमान पर आधारित है। 2. कोपेन वर्गीकरण में बड़े अक्षर ए, सी, डी और ई शुष्क जलवायु को तथा बी अक्षर उष्णकटिबंधीय जलवायु को निरूपित करता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है डी
ना तो एक ना ही दो। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार समूह ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र, कूट अक्षर AF, लक्षण कोई शुष्क ऋतु नहीं। उष्णकटिबंधीय मानसून, कूट अक्षर AM, लक्षण मानसून लघु शुष्क ऋतु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क, कूट अक्षर AW, लक्षण जाड़े की शुष्क ऋतु। समूह B शुष्क जलवायु, प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, कूट अक्षर BSH, लक्षण निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क एवं शुष्क, प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, कूट अक्षर BWH, लक्षण निम्न अक्षांशीय शुष्क, प्रकार मध्य अक्षांशीय स्टेपी, कूट अक्षर BSK, लक्षण मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क, प्रकार मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, कूट अक्षर BWK, लक्षण मध्य अक्षांशीय शुष्क। समूह C कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, प्रकार आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, कूट अक्षर CFA, लक्षण मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क, प्रकार भूमध्य सागरीय, कूट अक्षर CSA, लक्षण शुष्क गर्म ग्रीष्म, प्रकार समुद्री पश्चिम तटीय, कूट अक्षर CFB, लक्षण कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म। समूह D शीतल हिमवन जलवायु, प्रकार आर्द्र महाद्वीपीय, कूट अक्षर DF, लक्षण कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा, प्रकार उप उत्तर ध्रुवीय, कूट अक्षर DW, लक्षण जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण। समूह E शीत जलवायु, प्रकार टुंड्रा, कूट अक्षर DF, लक्षण कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा, प्रकार उप उत्तर ध्रुवीय, कूट अक्षर DW, लक्षण जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण। समूह E शीत जलवायु, प्रकार टुंड्रा, कूट अक्षर ET, लक्षण सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं, प्रकार ध्रुवीय हिमटोपी, कूट अक्षर EF, लक्षण सदैव हिमाच्छादित हिम। समूह F उच्च भूमि, प्रकार उच्च भूमि, कूट अक्षर H, लक्षण हिमाच्छादित उच्च भूमियां। प्रश्न 49, कोपेन के भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस वर्णाक्षर समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? A AW, B DFC, C ET, D CWG। उत्तर है B। कोपेन के भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा DFC ठंडी आर्द्र सर्दियों के साथ छोटी गर्मी द्वारा दर्शाया गया है। प्रश्न 50, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कार्यस्थिति की भिन्न श्रेणियों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से प्रस्तुत करता है? 1 0 से 3 माह, 2 3 से 6 माह, 3 0 से 60 माह, 4 6 से 12 माह, 5 1 से 12 वर्ष। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। A केवल 1 2 4 5, B केवल 3 4 5, C केवल 2 4 5, D केवल 1 2 4। सही उत्तर है D। जनगणना 2011 के अनुसार कार्य की स्थिति की विभिन्न श्रेणियां हैं 0 से 3 माह, 3 से 6 माह और 6 से 12 माह। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? 1 कॉफी के 3 प्रमुख प्रकारों में रोबुस्टा कॉफी का विश्व व्यापार में सर्वाधिक महत्व है। 2 कॉफी में टेनिन अम्ल होता है। 3 कॉफी दक्षिण इथोपियन उच्च भूमि का मूल पौधा है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3, D 1 2 और 3। सही उत्तर है C। कॉफी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एसिड क्लोरोजेनिक एसिड होता है। कॉफी दक्षिणी इथोपिया के ऊंचे क्षेत्रों का मूल पौधा है। इसका नाम
काफा जिले से लिया गया है। पृष्ठ संख्या 159। प्रश्न 52। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, ए कॉफी बोर्ड, बी रबर बोर्ड, सी चाय बोर्ड, डी तंबाकू बोर्ड। सूची 2, 1 बेंगलुरु, 2 गुंटूर, 3 कोट्टायम, 4 कोलकाता। कूट इस प्रकार से हैं। ए में 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। बी में है ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। सी में है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। डी में है ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। सही उत्तर है बी, जिसमें ए यानी कॉफी बोर्ड का है 1 बेंगलुरु, बी यानी रबर बोर्ड का है 3 कोट्टायम, सी यानी चाय बोर्ड का है 4 कोलकाता और डी तंबाकू बोर्ड का है 2 गुंटूर। प्रश्न 53। भारत में यातायात और अवसंरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संपूर्ण सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा 2% से भी कम है। 2. भारतीय रेल के संचालन और प्रबंधन के लिए 16 जोन में विभाजित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। उत्तर इस प्रकार से है। ए. भारतीय रेलवे को 19 जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित में विभाजित किया गया और लगभग 70 उप विभाजित मुख्यालय हैं। उत्तरी क्षेत्र भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। प्रश्न 54। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? 1. कोरियोलिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित है। 2. कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर 0 होता है। 3. कोरियोलिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है। 4. कोरियोलिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन, देशांतर और वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 3। सही उत्तर है डी केवल 1 और 3। प्रश्न 55। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1, कोयला खनन क्षेत्र। ए. सिंगरेनी, बी. ईब नदी घाटी, सी. करनपुरा, डी. कंपटी। सूची 2, राज्य। 1. महाराष्ट्र, 2. झारखंड, 3. तेलंगाना, 4. ओडिशा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट इस प्रकार से हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। बी. ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। सी. ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। डी. ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। सही उत्तर है ए, जिसमें ए यानी सिंगरैनी का है 3 तेलंगाना, बी. ईब नदी घाटी का है 4 ओडिशा, सी. करनपुरा का है 2 झारखंड और डी. कंपटी का है 1 महाराष्ट्र। प्रश्न 56। निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। 1. पेरिस समझौता, 2. एजेंडा 21, 3. क्योटो प्रोटोकॉल, 4. ब्रुडटलैंड आयोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 1 2 3 4, बी. 4 3 2 1, सी. 4 2 3 1, डी. 3 2 4 1। सही उत्तर है सी, ब्रुडटलैंड आयोग। 1983 एजेंडा 21
1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस समझौता 2015। प्रश्न 57। विश्व की निम्नलिखित भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 द्रविड़, 2 जापानी, 3 भारतीय यूरोपीय, 4 चीनी तिब्बती, 5 अफ्रीकी एशियाई। कूट इस प्रकार से हैं: ए 3 4 5 1 2, बी 1 2 3 4 5, सी 4 3 5 2 1, डी 1 4 3 2 5। सही उत्तर है ए। विश्व की निम्नलिखित भाषाओं के बोलने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुसार क्रम है: 1 भारतीय यूरोपीय, 2 चीनी तिब्बती, 3 अफ्रीकी एशियाई, 4 द्रविड़, 5 जापानी। प्रश्न 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। 2 वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के प्रारंभ के समय भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 59। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या हैं? 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 2 सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 60। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान है: ए 40वां, बी 45वां, सी 48वां, डी 50वां। सही उत्तर है ए, यानी 40वां। प्रश्न 61। क्राउड फंडिंग के संबंध में कौन सा या से कथन सही नहीं है या हैं? 1 इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन धन संग्रहण की प्रक्रिया को क्राउड फंडिंग कहते हैं। 2 भारत में क्राउड फंडिंग पूर्णतः प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा शासित और विनियमित होता है। कूट इस प्रकार से हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर इस प्रकार से है डी, यानी ना तो 1 ना ही 2। प्रश्न 62। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द नोस्टेरो खाता से क्या तात्पर्य है? ए ऐसा खाता जिसमें संसद के प्रतिनिधियों का बैंक भुगतान होता है। बी ऐसा खाता जो भारतीय बैंक अन्य देश में वहां की प्रचलित मुद्रा में संचालित करता है। सी ऐसे खाते जो भारतीय बैंक अपने ही देश की अन्य शाखाओं में खोलते हैं। डी किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में स्थानीय प्रचलित मुद्रा में खाता का संचालन करना। उत्तर इस प्रकार से है बी। जब कोई भारतीय बैंक अन्य देश में वहां की प्रचलित मुद्रा में कोई खाता संचालित करता है तो उसे नोस्टेरो खाता कहा जाता है। इसके विपरीत किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में यदि कोई खाता स्थानीय प्रचलित मुद्रा यानी रुपए में संचालित किया जाता है तो उसे वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। प्रश्न 63। वो खाता जो बैंकों में संचालित किए जाने वाले चालू खाते और बचत खाते दोनों के संयुक्त लक्ष्यों, लाभों व परिणामों को प्रदर्शित करता है कहलाता है। ए कासा खाता, बी इंफ्रा बॉन्ड, सी बुनियादी बचत बैंक खाता, डी सीमांत निक्षेप सुविधा दर। सही उत्तर है ए कासा खाता। प्रश्न 64। सीमांत निक्षेप सुविधा दर SDFR के संदर्भ में विचार कीजिए। 1 इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में की गई थी। 2 इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक क्षेत्र में विद्यमान अतिरिक्त तरलता के अवशोषित करना है। 3 इसके अंतर्गत प्रावधान है कि RBI बैंकों के पास गिरवी के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां रखने के लिए बाध्य हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर इस प्रकार से है बी। वर्ष 2022-23 से आरबीआई द्वारा प्रारंभ की गई एसडीएफआर का मूल उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में विद्यमान अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना है। बैंकों की ओर से आरबीआई के पास अपने अतिरिक्त कोषों को जमा कराने की इस नवीन योजना अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट की भांति ही आधिक्य तरलता को आंतरिक किया जाता है, किंतु इस योजना के तहत आरबीआई द्वारा बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी के रूप में रखने के लिए बाध्य नहीं है। पृष्ठ संख्या 160। प्रश्न 65। क्रिप्टो करेंसी के प्रबंधन के संबंध में कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? 1. ये एक प्रकार की वैध मुद्रा लीगल टेंडर है। 2. इसका प्रबंधन संबंधित राष्ट्र की सरकार द्वारा किया जाता है। 3. भारत में आरबीआई इसका केंद्रीय बैंक के रूप में नियंत्रण करता है। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी। क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। इसका प्रबंधन पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। साथ ही इस पर किसी भी केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। इसकी मूल्य दर में भी असमान उतार चढ़ाव होता रहता है। प्रश्न 66। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही सुमेलित है या है? 1. ज्वारीय बंदरगाह कांडला। 2. पहला कारपोरेट बंदरगाह एन्नोर। 3. प्राकृतिक बंदरगाह पाराद्वीप। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लेड ब्यूरिन उपकरण उच्चपुरा पाषाण काल की परंपरा के परिचायक लक्षण हैं। 2. मध्यकालीन भारत में उलेमा दस्तार वंदान कहलाते थे। 3. ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा का उल्लेख है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 68। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय। सी 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। डी 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष। सूची 2। 1 लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 2 सर मोरिस ग्वेर, 3 डब्ल्यू हंटर, 4 सरोजिनी नायडू। कूट इस प्रकार से है। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। बी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। सी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। डी ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। सही उत्तर है बी, यानी ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का है, 4 सरोजिनी नायडू। बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय का है 1 लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सी 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 2 सर मोरिस ग्वेर। डी यानी 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष 3 डब्ल्यू हंटर। प्रश्न 69। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। बी संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के बीच विवाद का निपटारा। सी किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाने के लिए आदेश।
डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है। 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 उत्प्रेषण, 4 अधिकार पृच्छा, 5 प्रतिषेध। प्रश्न 70। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन आर के रूप में। अभिकथन ए, फ्रीडमैन का धन की मांग का सिद्धांत आंशिक रूप से कीन्स समर्थकों और आंशिक रूप से गैर कीन्स समर्थकों का सिद्धांत है। कारण आर, गैर कीन्स समर्थकों में फ्रीडमैन कीन्स के धन रखने के प्रयोजनों के वर्गीकरण और धन की तदनुरूपी घटक मांगों को पूरी तरह नकारता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न 71। रॉबिन्सन के अनुसार हेरोल्ड डोमर मॉडल के संदर्भ में स्वर्ण युग शब्द का निम्नलिखित किस पर बल देने हेतु प्रयुक्त होता है? ए, इसकी मितीय प्रकृति पर, बी, इसकी श्रेष्ठता पर, सी, प्राकृतिक समवृद्धि दर पर, डी, अपेक्षित समवृद्धि दर पर। सही उत्तर है ए, इसके मिथकीय प्रकृति पर। प्रश्न 72। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 1 व्यापार, होटल, परिवहन और संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं। 2 वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं। 3 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। कूट ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 73। अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है? 1 विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी, 2 अंतरराष्ट्रीय विकास संघ न्यूयॉर्क, 3 IMF वॉशिंगटन डीसी। कूट इस प्रकार से हैं। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ए, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में है। प्रश्न 74। सृजनात्मक विनाश यानी ध्वंस का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, मार्क्स, बी, एडम स्मिथ, सी, रिकार्डो, डी, शुम्पेटर। सही उत्तर है डी, शुम्पेटर। प्रश्न 75। विदेशी विनिमय स्वैप के संदर्भ में सही है? ए, तत्काल बाजार में मुद्रा का क्रय, बी, वायदा या फॉरवर्ड में मुद्रा की विक्रय एवं क्रय, सी, मुद्रा का तत्काल क्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र पुनर्क्रम, डी, मुद्रा का तत्काल विक्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र पुनर्क्रम। सही उत्तर है डी, मुद्रा का तत्काल विक्रय और उसके साथ उस मुद्रा का अग्र पुनर्क्रम। प्रश्न 76। भ्रष्टाचार के संबंध में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या है? 1 इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर क्रमशः न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। 2 इसमें कुल 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 85वां है। 3 इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल एवं बांग्लादेश की रैंकिंग भारत से बेहतर है। कूट इस प्रकार से हैं। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है
बी। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करने वाली अमेरिका स्थित स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2022 की रिपोर्ट 31 जनवरी 2023 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में प्रथम 3 स्थानों यानी सबसे कम भ्रष्टाचार वाले राष्ट्रों में क्रमशः डेनमार्क, फिनलैंड व न्यूजीलैंड का स्थान है। इस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर सोमालिया का स्थान आता है। भारत 85वां स्थान के पड़ोसी देशों में भूटान 25वीं व चीन 65वीं की स्थिति भारत से बेहतर है, जबकि अन्य पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश की स्थिति भारत से भी खराब है। पृष्ठ संख्या 161। प्रश्न 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ILO की 2024 की विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष में वैश्विक बेरोजगारी दर बढ़कर 5.2% होने का अनुमान है। 2. ILO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह में एक सक्रिय भागीदार है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में एक उन्नत असॉल्ट राइफल उग्राम पेश की। 2. DRDO भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक R&D विंग है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है बी केवल 2। प्रश्न 79। हाल ही में बीजों की FC5 किस्म चर्चा में है। इस किस्म के बीज किससे संबंधित हैं? ए कपास, बी आलू, सी कॉफी, डी चाय। सही उत्तर है बी आलू। प्रश्न 80। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 के आयोजन से संबंधित है। ए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, बी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, सी भारतीय उद्योग परिसंघ CII, डी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। सही उत्तर है ए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT। प्रश्न 81। शिमला सम्मेलन 1945 में प्रस्तुत वेवेल योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान की गई थी? 1. वायसराय की कार्य परिषद का भारतीयकरण, 2. भारत का विभाजन, 3. कार्यकारी परिषद में किसी भी जाति और धर्म आधारित कोटा को हटाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ए केवल 1। प्रश्न 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टायलिन एंजाइम दूध में लैक्टोज शर्करा को जोड़ता है। 2. ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन प्रक्रिया को जारी रखता है। 3. लाइपेज एंजाइम इमल्सिसाइड वसा के टूटने के लिए जिम्मेदार है और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। 4. माल्टोज एक डिस्कराइड है जो जल अपघटन पर ग्लूकोज के 2 अणु देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है सी केवल 2, 3 और 4। प्रश्न 83। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। 1. कार्बन डाइऑक्साइड, 2. नाइट्रोजन, 3. ऑक्सीजन, 4. ऑर्गन। इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम है। ए 1, 2, 3, 4,
बी 4321, सी 2341, डी 3241। उत्तर इस प्रकार से है सी। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। प्रश्न 84। कौन सा पॉली हैलोजन यौगिक मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है? ए लेड कार्बोनेट, बी फेरस कार्बोनेट, सी मिथाइलिन क्लोराइड, डी लेड सल्फेट। सही उत्तर है बी फेरस कार्बोनेट। प्रश्न 85। अल नगाह युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से किसके बीच आयोजित किया जाता है? ए ओमान भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात भारत, सी कतर भारत, डी मलेशिया भारत। सही उत्तर है ए ओमान भारत। प्रश्न 86। कृषि में मल्चिंग की प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मल्चिंग मिट्टी की सतह पर बिछाई गई एक परत है जो जैविक जैसे पत्तियां, घास, खाद या अजैविक जैसे प्लास्टिक शीट से बन सकती है। 2. ये मिट्टी की संघनन और जल धारण क्षमता को बढ़ाकर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर इस प्रकार से है डी। मल्चिंग कृषि में एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिट्टी की सतह पर एक परत बिछाई जाती है। इस परत को मल्च कहा जाता है जो जैविक जैसे कि पत्तियां, घास, खाद या अजैविक जैसे प्लास्टिक शीट से बन सकती है। मल्चिंग का उद्देश्य मिट्टी की नमी को संरक्षित करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना और मिट्टी के तापमान को संतुलित रखना है। मल्चिंग मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है क्योंकि ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और मिट्टी के संघनन को कम करती है। अध्ययनों से पता चला है कि मल्च संभावित रूप से खरपतवार के संक्रमण और वाष्पीकरण के माध्यम से मिट्टी की नमी की कमी को कम कर सकता है। वे मिट्टी के अंतःस्राव और अवधारण दर को बढ़ाते हैं। जैविक मल्च स्पंज के रूप में कार्य करता है जो मिट्टी में सिंचाई और वर्षा जल को बनाए रखने में मदद करता है। पुआल मल्च से पानी के बहाव को 43% तक कम किया जा सकता है। प्रश्न 87। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री प्रजाति पानी की एक तेज धारा का उपयोग करके स्थलीय शाखा से अपने शिकार को मारकर भोजन करने के लिए जानी जाती है? ए आर्चर मछली, बी पफर मछली, सी डीकर मछली, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इस प्रकार से है ए। आर्चर का मतलब तीरंदाज होता है। इसी आधार पर इसका नाम आर्चर मछली पड़ा क्योंकि ये स्थलीय शाखाओं पर बैठे कीड़े, मकड़ियों आदि को मुंह से छोड़े तेज पानी की धारा को छोड़कर उनका शिकार करती है। आर्चर मछली मुख्यतः मांसाहारी होती है। ये आमतौर पर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के निचले इलाकों में पाई जाती है। प्रश्न 88। निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। 1. तितलियां और कछुआ, 2. क्लाउन फिश और समुद्री एनीमोन, 3. एफिड्स और चींटियां। उपर्युक्त में से कितनी प्रजातियां एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध साझा करती हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, डी कोई फर्क नहीं। सही उत्तर इस प्रकार से है सी तितलियां और कछुआ, जबकि तितली अंडे के उत्पादन और चयापचय के लिए आवश्यक सोडियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कछुए के आंसू पीती है। ये गतिविधि कछुए की आंखों को साफ करके लाभान्वित करती है। ये कछुए को उसके शरीर से अतिरिक्त नमक से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। इस व्यवहार को लेक्री फाइगी कहा जाता है। क्लाउन फिश और समुद्री एनीमोन जेली और कोरल से संबंधित समुद्री शिकारी जानवर हैं। वे क्लाउन फिश को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करते हैं, जबकि क्लाउन फिश अपशिष्ट के रूप में एनीमोन पोषक तत्व प्रदान करती है और साथ ही संभावित शिकारी मछली को डराती है। समुद्री एनीमोन मूंगा चट्टानों की सतह से जुड़े रहते हैं। वे अपने शिकार को नेमाटोसिस्ट
नामक चुभने वाली कोशिकाओं से फंसाते हैं जो उनके जाल पर स्थित होती हैं। प्रश्न 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रीन मेथनॉल के उपयोग से सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है। 2. इसका उत्पादन डायरेक्ट एयर कैप्चर और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर इस प्रकार से है सी। पारंपरिक ईंधन की तुलना में ग्रीन मेथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 60 से 90% तक कम कर सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को 60 से 80% तक कम कर सकता है और सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। ग्रीन मेथनॉल नवीकरणीय स्रोतों, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ बायो एनर्जी BECCS और डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC और ग्रीन हाइड्रोजन यानी नवीकरणीय बिजली के साथ उत्पादित हाइड्रोजन से प्राप्त CO2 का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। पृष्ठ संख्या 162। प्रश्न 90, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. प्लास्टिक उत्पाद, 2. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, 3. खाद्य पदार्थ, 4. बैटरियां। उपर्युक्त में से कितने उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो BIS की इको मार्क योजना के दायरे में हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। सही उत्तर इस प्रकार से है डी। इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए एक प्रमाणन योजना है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसे पहली बार 1991 में शुरू किया गया था। ये एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी योजना है जो कुछ पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानकों के आधार पर उपभोक्ता उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल लेबल करती है। कोई भी उत्पाद जिसके पूरे जीवन चक्र, कच्चा माल, विनिर्माण, उपयोग और निपटान के दौरान प्रदूषण की संभावना कम हो, उसे पर्यावरण अनुकूल माना जा सकता है। लोगो, मिट्टी का बर्तन जो दर्शाता है कि मिट्टी जैसे नवीकरणीय संसाधन का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ये कम या कोई खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न ना करें और इसके निर्माण में कम ऊर्जा की खपत हो। BIS अधिनियम 1986 के तहत इको मार्क योजना लागू करता है। ये न्यूनतम 1 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके बाद लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए इसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है। यदि कोई भ्रामक जानकारी पाई जाती है या प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई मानदंड नहीं बदला जाता तो BIS किसी भी समय प्रमाणीकरण वापस ले सकता है। प्रश्न 91, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता किन आधारों पर दी जा सकती है? 1. किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता। 2. लोकसभा चुनावों में 3 राज्यों से 2% सीटों पर विजय। 3. लोकसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध वोटों का 6% प्राप्त करती है व 1 या अधिक राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें जीतती हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर इस प्रकार से है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 92, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है कहलाती है? ए संवहनीय वर्षा, बी अम्ल वर्षा, सी पर्वतीय वर्षा, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर इस प्रकार से है बी अम्ल वर्षा में अम्लीय घटक जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड घटक शामिल होते हैं। अम्ल वर्षा के प्रमुख कारणों में SO2 और NOx का उत्सर्जन है। उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्षा का pH मान 5.6 होता है जबकि अम्ल वर्षा का pH मान 4.5 से कम होता है। प्रश्न 93, भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद ISWD के संबंध में कौन सा या से कथन सुमेलित है या हैं? नदी जल विवाद। 1. कावेरी नदी जल विवाद, संबंधित राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। 2. महानदी जल विवाद, संबंधित राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा। नदी जल विवाद नंबर 3, कृष्णा नदी जल विवाद,
संबंधित राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। कूट इस प्रकार से हैं: ए केवल 1, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 3, डी में 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है डी, यानी 1, 2 और 3। प्रश्न 94। इसे संकेत Hg से संदर्भित किया जाता है तथा इसका परमाणु संख्या 80 है। ये तंत्रिका, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे आदि पर विषाक्त प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले शीर्ष 10 रसायनों में से एक माना है। ये है ए पारा, बी मिथाइल अल्कोहल, सी सल्फाइड, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ए, यानी पारा। प्रश्न 95। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? 1 जीडीपी, एक वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं या सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। 2 जीएनपी, एक वर्ष में किसी देश के मूल निवासी लोगों या निगमों के समग्र उत्पादन का मापन। 3 जीएनआई, किसी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित सभी आय का योग। कूट इस प्रकार से हैं: ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। प्रश्न 96। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है या है? 1 कारक लागत एफसी, किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले इनपुट का कुल मूल्य। 2 बाजार मूल्य एमपी, कारक लागत जमा अप्रत्यक्ष कर जमा सब्सिडी। 3 सकल मूल्य वर्धन जीवीए, जीडीपी जमा उत्पादों पर सब्सिडी जमा उत्पादों पर कर। कूट इस प्रकार से है: ए में केवल 1 और 2, बी में केवल 1 और 3, सी में केवल 2 और 3, डी में 1, 2, 3। उत्तर है सी, केवल 2 और 3। कारक लागत यानी एफसी किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले इनपुट का कुल मूल्य। बाजार लागत यानी एमपी, कारक लागत जमा अप्रत्यक्ष कर घटा सब्सिडी। एफसी पर जीडीपी माइनस एमपी पर जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। सकल मूल्य वर्धन जीवीए माइनस जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। एमपी पर जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए मल्टीप्लाई एमपी। भारत में जीडीपी का माप इज इक्वल टू एमपी पर जीडीपी के माध्यम से होता है। प्रश्न 97। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में कौन सा या से कथन सही है या है? 1 इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। 2 दल बदल के संबंध में निर्णय लेने का प्राधिकार भारत के निर्वाचन आयोग के पास होता है। कूट इस प्रकार से हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। उत्तर इस प्रकार से है डी, दल बदल विरोधी कानून को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तत्पश्चात 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये अनिवार्य किया गया कि किसी दल के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य अन्य किसी दल में विलय के पक्ष में हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल के संबंध में निर्णय लेने का प्राधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। प्रश्न 98। धन विधेयक अनुच्छेद 10 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? 1 कर आरोपण, 2 सरकारी व्यय, 3 भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, 4 संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन। कूट इस प्रकार से हैं: ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 99। भारत के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों के संबंध में उनसे संबंधित प्रमुख नेताओं के संबंध में विचार कीजिए। 1 खोंड विद्रोह
चक्र बिश्नोई, 2 कोल विद्रोह बुद्धो भगत, 3 अहोम विद्रोह गोमधर कंवर। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 100। हिमानी स्थलाकृतियों के संबंध में कौन सा या से कथन सही सुमेलित है या है? 1 सर्क, कटोरे के आकार के विशाल हिमनद। 2 हिमनद घाटी, वी आकार की तट सकरे, किनारे चिकने तथा मंद ढाल। 3 श्रृंग पुच्छ, खड़ी ढलान वाली कठोर चट्टान का समूह। ऑप्शन इस प्रकार से हैं: ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर है सी सर्क। छोटे हिमनद और विशिष्ट रूप से कटोरे के आकार के हिमनद घाटी आकार में अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। पृष्ठ संख्या 163 से लेकर 166 तक प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, जिन्हें कि हम प्रश्नों के साथ ही बताते हुए आए हैं। अब हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 167 पर। पृष्ठ संख्या 167।